Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of October 2024. तो गाइस आज है तारीख 22 अक्टूबर 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ज़ेलत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान सा प्रश्न है आपके सामने। हमने कई बार कलरी पयतु के बारे में डिस्कशन किया है, तो इसी से रिलेटेड आपके पास में सवाल भी है कि जो ये कलरी पयतु है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक प्रकार का डांस फॉर्म है, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये मार्शल आर्ट है, या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये म्यूजिकल ट्रेडिशन है, या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एक क्यूलिनरी आर्ट है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन आज के लेक्चर का, वो है हमारा इंडेक्स। तो दोस्तों वैसे तो आपने न्यूज़पेपर देख लिया होगा, आज द हिंदू में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरें पब्लिश हुई हैं, तो वो तो डिस्कस होंगी। साथ ही साथ में यहाँ पर एडिशनल आर्टिकल्स भी आपको मिल जाते हैं, जिससे ये आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी आर्टिकल्स भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो द हिंदू अखबार में सबसे पहले फ्रंट पेज पे ही भारत चाइना के बीच में एलएसी को लेकर जो ये टेंशन है इसको रिजॉल्व किया जा रहा है, बातचीत हो रही है, तो इसको लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जैसा आपने देखा होगा। दूसरा आर्टिकल आज के अखबार में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि जो सेक्युलरिज्म है ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है हमारे संविधान का, और इसी टॉपिक के आधार पर आज का आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो जानेंगे पूरा मैटर एग्जैक्टली क्या है। उसके अलावा सेक्युलरिज्म को एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, बहुत सारे एस्पेक्ट जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है वो आपको यहाँ पे जानने को मिलने वाले हैं। देन उसके बाद में हमारा एक एडिटोरियल होने वाला है जहाँ पे बात हो रही है अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के बारे में। तो अभी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को भी 75 ईयर्स हो रहे हैं, तो उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कि हमारे देश को कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर संविधान से मिलती हैं, कैसे यहाँ पे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया जाता है, कैसे लोगों के पास में पावर्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे राइटर डिस्कस करते हैं, समझेंगे इसको भी। फिर उसके बाद अगला जो एडिटोरियल है बात करता है द केस फॉर अ नेचर रिस्टोरेशन लॉ इन इंडिया। देखो यूरोपियन यूनियन के पास में बहुत सारे कानून हैं जहाँ पे उस कानून के अंदर अपने एनवायरमेंट को बचाने की वो बात कर रहे हैं, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट भारत भी अपना सकता है। कुछ ऐसे लॉज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसको समझेंगे। देन एक एडिटोरियल आज का आर्टिकल ऑफ द डे है, बहुत ही ज़्यादा काम का एनवायरमेंट के लिए, वर्ल्ड लैग्स ऑन 2030 नेचर गोल्स। अभी क्या हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग शुरू हो रही है दोस्तों, ये हर साल होती है पता है ना, तो एक नई मीटिंग होने वाली है। इसको लेकर कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ अलग अलग अग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ उसके अलावा कुछ शॉर्ट न्यूज़ वगैरह मालदीव्स वगैरह से रिलेटेड, तो उसको हम लोग अपने अदर्स वाले सेक्शन में कवर करने वाले हैं। तो ये तो हो गई बात आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर की। उसके अलावा प्रीलिम्स बूस्टर सेशन में देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है गलेथिया बे, एक नया मेजर पोर्ट भारत को मिलने वाला है। वैसे आज अगर आप देखते हैं तो भारत के पास में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं, गलेथिया बे 13वां मेजर पोर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कहीं से कहीं तक इसको स्किप नहीं किया जाएगा। उसके अलावा डिफेंस के लिए नसीम अल बहर एक्सरसाइज अभी चर्चाओं में है, भारत ओमान के बीच में यहाँ पर यह अभ्यास कंडक्ट हुआ है, डिस्कस करेंगे। फिर कल द हिंदू अखबार में ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे बोला जा रहा था 16th सेंचुरी का कॉपर प्लेट जो है अभी वो डिस्कवर हुआ है तमिलनाडु से, तो एक मंदिर में डिस्कवर वो किया गया है, तो उस मंदिर के बारे में हम बात करने वाले हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल है जहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग नेशन। देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है और ये वाला आर्टिकल है, दोनों को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर बातें हुई हैं जो कि हमारे इस कोप 16 वाले आर्टिकल में डिस्कशन हो रहा है।
फिर जिलात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्टार्टिंग में प्लेस आपको मैप में देखने के लिए बोला है उसको कवर करेंगे। एट द लास्ट कलरी पय्यतू को कवर करेंगे, जिसको लेकर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यानी कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब सेशन की शुरुआत होगी, लेकिन शुरुआत अपने हमेशा बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से। वो ये है कि कल का लेक्चर बताओ किस किसने देखा है, क्योंकि कल का लेक्चर देखना ज़रूरी है। देखा होगा तो आज एक छोटा सा टेस्ट है, ज़रा फटाफट इसको अटेम्प्ट करो। डेली बेसिस पे ये टेस्ट मिलता है आपको, जो प्रीवियस यानी कि एक पिछले दिन के लेक्चर के आधार पे होता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, याद है कल हमने कामेंग रिवर के बारे में डिस्कशन किया था। बहुत ही आसान सा सवाल यह है कि कामेंग नदी एक ट्राइब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, वो कौन सी नदी की सहायक नदी है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा या फिर डी इंडस। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे बात हो रही है काला अजहर के बारे में। कल एक लंबा चौड़ा आर्टिकल डिस्कस किया था कि भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक एलिमिनेशन यानी काला अजहर को ख़त्म करने का सर्टिफिकेशन मांग रहा है। तो हमने कल डिस्कशन किया था। अब काला अजहर से रिलेटेड आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स है, अगेन बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि काला अजहर होता है एक प्रोटोजोआन पैरासाइट की वजह से। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो काला अजहर है इससे रिलेटेड कोई भी दवाई आज हमारे पास में अवेलेबल नहीं है जो इस बीमारी को ठीक कर सके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। कल एक और चीज़ हमने कवर की थी, वो था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। मैप का क्वेश्चन भी दिया था, याद है नहीं है? तो ये जो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है कौन से स्टेट में है बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी ओडिशा, सी राजस्थान या फिर डी कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है सोलीगा ट्राइब के बारे में। ये ट्राइबल कम्युनिटी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में देखने को मिली है। कल पढ़ाया था और ये भी बताया था ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ भारत में स्पेशली कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया में कौन कौन से राज्यों में रहती हैं आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, सी कर्नाटका एंड तमिलनाडु या फिर डी गुजरात एंड राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है क्योंकि कल वाले लेक्चर के आधार पे क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के बेसिस पे हैं। तो साथ ही साथ में आपका जो टेस्ट वगैरह है वो भी यहाँ पे होता चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने थंबनेल वाले टॉपिक पे, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। ये बोला यू डोंट वांट इंडिया टू बी सेकुलर। क्या आप नहीं चाहते कि भारत एक सेकुलर कंट्री बने, धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़े, जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर चलें। अब ऐसा सब क्यों हुआ? क्यों यहाँ पे फिर और भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए नजर आए? और क्यों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेक्युलरिज्म इज अ कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एक आर्टिकल नहीं दोस्तों, ऐसे वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जैसे ये भी आप अपने सामने देख पाओगे, चाहे वो इंडिया टुडे हो, द हिंदू हो, डेक्कन हेरल्ड, सभी जगह पे यहाँ पर इसकी बात हो रही है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है यू डोंट वांट इंडिया टू बी सेकुलर। उसी प्रकार से दोस्तों हिंदी में भी कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। क्या आप नहीं चाहते कि इंडिया सेकुलर रहे? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा। अब पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली मैटर क्या चल रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में पहले एक पिटीशन जारी की गई। अब पिटीशन के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, हम अपने मुद्दे को कोर्ट में ले जाते हैं। तो उस पिटीशन के अंदर में एक मांग की गई थी और वो मांग क्या थी? वो मांग ये थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, अब जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल की बात होती है। तो दोस्तों जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रियम्बल के अंदर में कुछ वर्ड्स हैं, है ना? आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? तो उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड का यूज़ किया गया है। तो जो पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मांग ये की गई थी कि जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का, उसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को रिमूव कर दिया जाए, इन वर्ड्स को हटा दिया जाए। तो इस वाले पिटीशन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया और रिव्यू करते हुए ये बोला कि देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप सेकुलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की बात कर रहे हैं। और ये मतलब कैसी ही बात है फिर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मेंशन करता है कि जो सेकुलरिज्म है ये कोर पार्ट है, इवन ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। फिर से बोल रहा हूं, हमारे संविधान का BSD, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ये। तो हम लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, इसकी बात भी नहीं होगी। अब जब बात होती है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको पता है केशवानंदा भारती केस, भाई इसको कैसे भूल सकते हैं? अभी तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी कोर्ट की, 13 जज ने मिलकर यहाँ पे केशवानंदा भारती केस के अंदर में डिसीजन दिया और उसके बाद यहाँ पर बताया क्या कि प्रियम्बल देखो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा तो है ही हमारे संविधान का। अब इसमें जो हम लोग बात करते हैं संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर में कई सारी चीज़ें आती हैं।
लेकिन आपको पता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर स्पेशली लाया क्यों गया था? चलिए उसके बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताता हूँ ताकि एक बढ़िया क्लैरिटी मिले, क्योंकि कुछ डेटा हमारे पास में है ही, तो साथ ही साथ में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जब बात होती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, तो ये एक लीगल सिस्टम है और ये लेकर आया गया ताकि हमारे संविधान में जो भी हम बदलाव करते हैं उस बदलाव के ऊपर में रोक लगाई जा सके। कहने का मतलब है, आज हम लोगों को कितने सारे अधिकार मिलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से? बहुत सारे। हमें फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, मिलते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक सारे मौलिक अधिकार हमको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन कई सारी चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करता है। अब इस संविधान में आप बदलाव भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बताइए। कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है? एक अमेंडमेंट एक्ट पास करके, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं संशोधन करना। तो संशोधन कर देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर संविधान में बदलाव किया जा सकता है। अब मान लो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, जैसा इतिहास में भी एक बार हो चुका है। तो गवर्नमेंट मान लो कोई भी आती है, अब वो चाहती है संविधान में बदलाव करना, पार्लियामेंट से एक्ट वगैरह पास करवाया जाएगा, संविधान में यहाँ पर चेंजेस करे जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन क्या सरकार कोई से भी बदलाव कर सकती है? जो मन चाहे, जो भी यहाँ पर राइट है, मान लो आपके जो अधिकार वहाँ पे प्राप्त हुए हुए हैं, है ना, आपके पास में राइट टू लाइफ है, बोलने का हक है, ऐसे बहुत सारे राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या वो राइट्स छीन लेंगे? मतलब बदलने हो गवर्नमेंट को तो कभी भी बदल सकती है, सिंपल सी बात है। कोई सा भी राइट छीना जा सकता है आपका, है ना। तो ऐसा ना हो, ध्यान से सुनना, ऐसा ना हो। इसी के लिए यहाँ पर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन वाला या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर आया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब केशवानंदा भारती केस हुआ, तो इस केस के अंदर में, क्योंकि एक बात और ध्यान रखिए, बेसिक फैक्ट हो सकता है आपका, एक केस है यहाँ पर सज्जन सिंह केस। इसमें जो यहाँ पर JR मधुकर थे, इन्होंने सबसे पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर जो या बेसिक फीचर है इस टर्म का यूज़ किया था। तो इस टर्म की शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन धीरे धीरे कई सारे केस यहाँ पे न्यूज़ में बनते हैं। बीच में गोलकनाथ केस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट आता है ऑफिशियल तरीके से, वो केशवानंदा भारती केस के बाद में आता है। अब केशवानंदा भारती केस में क्या बोला गया? इसमें यह बोला गया कि देखिए, अब पार्लियामेंट के पास में पावर है, ठीक है, अमेंडमेंट करने के बाद में संविधान में बदलाव कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव सरकार कर सकती है। अब सुनना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, संविधान में सरकार किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को छोड़कर, आप BSD को छोड़ दो, उसके अलावा आप संविधान में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी और यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर बताइए, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या चीज़ें आती हैं? गवर्नमेंट क्या सब कुछ बदल सकती है और क्या नहीं बदल सकती है? ना क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि देखिए, कोर्ट ने सही तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो ये टर्म है इसको डिफाइन ही नहीं किया। बस खाली इसमें कुछ सिद्धांत आते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जिसको ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला प्रिंसिपल जिसको हम भूल नहीं सकते, वो है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या है? आपको पता है, संघवाद का ढांचा, जहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अब संविधान से ही यहाँ पर इनको अलग अलग पावर्स मिलती हैं, दोनों की अलग अलग पावर्स हैं, लेकिन साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म आप नहीं खत्म कर सकते, मतलब फेडरलिज्म खत्म करके केवल सारी पावर गवर्नमेंट एक के पास में ही ले ले, सेंट्रल के पास में सारी की सारी पावर्स आ जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। समझ गए? तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर में एक सबसे बड़ा सिद्धांत आया फेडरलिज्म का। दूसरा यहाँ पे आ गया सेक्युलरिज्म का। तो ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड है जिसकी बात कर रहे थे अभी हम, धर्मनिरपेक्षता की हम बात कर रहे थे। आज भारत एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी यहाँ पर कह सकते हैं पीसफुली रह रहे हैं और सभी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो उसी को यहाँ पर हम सेक्युलर कंट्री बोलते हैं। उसके अलावा अब सेक्युलरिज्म के अलावा तीसरी चीज़ जो इसी के अंदर में आती है वो है डेमोक्रेसी। अब इसको कैसे छोड़ सकते हैं? डेमोक्रेसी, समझ रहे हैं? अब इसी डेमोक्रेसी जो पावर है, जो भी शक्ति है, वो सरकार के पास में जो आती है वो लोगों से आती है। बोलते नहीं, गवर्नमेंट जो है वो लोगों से ही बनी है। जब लोगों को लगेगा कि हाँ भाई अब इस गवर्नमेंट को हटाना है तो वो उसको हटा देंगे, क्योंकि उनके पास में ही वोट देने की ताकत है। समझ गए? इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी आपके पास में वोटिंग पावर है। तो ये कुछ सिद्धांत है, बस खाली मैं फ्यू प्रिंसिपल्स आपको बता रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर के।
ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन नहीं किया गया था, बट इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत सारे केस आते रह गए, कुछ कुछ यूनिक केस आए, तो नई नई चीज़ों को इसी बेसिक स्ट्रक्चर वाले सेक्टर में जोड़ते चले गए हम। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये आज बेसिक स्ट्रक्चर कौन डॉक्ट्रिन के अंदर में आता है ना, ध्यान रखना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है भाई, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे, उस पर किसी का दबाव ना रहे, है ना। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। एक दूसरे के पास में ऐसा नहीं है किसी के पास में सारी पावर्स हो। आज आप देख पाएंगे 3 पिलर्स हैं हमारे, अगर हम देखेंगे सेक्टर के, तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव की बात करते हैं जो लॉज बना रहा है, फिर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं इंप्लीमेंट कर रहा है, फिर जुडिशरी है चेक करती है। यहाँ पर सब एक दूसरे के ऊपर चेक लगाने के लिए बैठे हुए हैं। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे कि भाई कहीं ना कहीं पर कोई ऐसे ही बदलाव कर रही है जहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, जुडिशरी के अंदर में गवर्नमेंट का रूल आ रहा है, सरकार का एक नियम आ रहा है, तो यहाँ पर फिर उसको रोक सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर बात आती है, दूसरा एक और चीज़ है सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सभी को अपनी अलग अलग पावर्स दी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो ऐसा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स आपको देखने को मिलती हैं, इसको नहीं बदल सकते। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, अब आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, है ना। तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर में बदलाव नहीं कर सकते, या ये जो पूरा पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो नहीं चेंज कर सकते। उसके अलावा भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वही डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला सिद्धांत, इसको नहीं बदल सकता। ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। समय के साथ में इसमें ये सब चीज़ें ऐड होती चली हैं, ध्यान रखिएगा। ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यहीं पे बात खो रही है, सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि भाई ये जो सेकुलरिज्म है ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, तो आप इसको नहीं हटा सकते। ये था हमारा पूरा का पूरा मैटर। आई होप आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो समझ में आ चुकी है। अब बीच बीच में बताया गया भाई कौन से लॉयर ने कौन सा मामला देखा है, वो लॉयर वगैरह का नाम ध्यान में रखने की आवश्यकता है नहीं। तो केवल न्यूज़ आर्टिकल नहीं पढ़ना है, आपने खबर पढ़ ली अच्छे से, उसके अलावा यहाँ पर आपने हर एक बात जान ली कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे पीडीएफ में यहाँ पर आपको मिल ही चुकी है। चलिए अब मैं आप लोगों से ना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहला केस 1951 का हुआ, शंकरी प्रसाद केस, फिर सज्जन सिंह केस, उसके माध्यम से यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात होने लगी। 1967 में गोलकनाथ केस आया, फिर केशवानंदा भारती केस 1973 का, यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, फिर उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कई सारे अमेंडमेंट्स करे थे, उस अमेंडमेंट को हटाया गया क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट के तहत जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो वायलेट हो रहा था, है ना। तो फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, उसके अलावा ये सब चीज़ें जो हैं हमारा इसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है। धीरे धीरे करके ये चीज़ें ऐड होती चली गई। अब आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है मेंस के लिए, चाहो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द इवैल्यूएशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व कैसे हुआ, इसकी संरचना कैसे होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी पढ़कर एक अच्छा सा आंसर लिख सके। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल संरचना, सिद्धांत के उद्भव और महत्व की विवेचना कीजिए। और ये जो आंसर है दोस्तों आपको 150 शब्दों में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आप लोगों ने देखा, जितनी भी ये डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पर कवर की हैं, ये सभी की सभी डिटेल्स एक सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है। ऐसा कोई भारी भरकम पीडीएफ नहीं मिलेगा यहाँ पे जैसा आपके सामने चल रहा है, जहाँ पे 100, 150, 200 200 स्लाइड्स होती हैं, ऐसा नहीं होता।
एक सिंपल सा पीडीएफ बना के दिया जाता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप आराम से निकलवा सकते हैं। करंट अफेयर का जो टेंशन होता है, कहाँ से पीडीएफ इकट्ठा करें, कितना इकट्ठा करें, कैसे नोट्स बनाएं, सारी टेंशन खत्म हो जाती है क्योंकि सभी डिटेल्स या करंट अफेयर का सभी डेटा उस ग्रुप में अपलोडेड है। किसी भी तरीके से चाहें तो आप उसको यहाँ पर स्क्रॉल करके भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल रही हैं वो भी पढ़ सकते हैं। आज ज्वाइन करेंगे तो पुरानी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी। तो करंट अफेयर्स के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, और ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कीजिएगा और देखना कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर लेना। चलिए फिर दोस्तों आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। कहोगे कुछ और एडवर्टीजमेंट है क्या? नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं है। अब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये। यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो जैसे हम लोगों ने कल दोस्तों शुरुआत की थी, कल ध्यान रखना हमारा 21 अक्टूबर था। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, ये तो पता ही है। तो कल हम लोगों ने कोड की शुरुआत की थी। ये ऐसे कोड है दोस्तों जो आपको एग्जाम है, क्योंकि हम करंट अफेयर जब पढ़ते हैं तो जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों को आराम से टैकल कर रहे हैं। एथिक्स रह जाता है और एसए रह जाता है। अब उनमें क्या होता है, कोड पूछे जाते हैं। एसए में हर साल आपको कोड दिया जाएगा और आपको वहाँ पर एक एसए लिख के आना होगा। स्कोरिंग पार्ट होता है वो, तो वो भी यहाँ पे हमारे लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए कोट ऐड कर दिया है। एक कोट हम लोगों ने कल पढ़ा था चाइनीज़ फिलोसोफर का, आज एक कोट पढ़ने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टीन का। और यहाँ पे ऐसा, क्योंकि ध्यान रखना ऐसे में सीधा ये रखा हुआ मिलेगा, सीधा सीधा ये कोट एक मिल जाएगा आपको, जो कि आप लंबा चौड़ा ऐसे लिखना होगा। तो ये आपको एथिक्स में भी हेल्प करेगा, जैसे आज का कोट ऐसे एथिक्स दोनों के लिए रेलिवेंट है। अब एल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है कि वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इस बात को समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे बात हो रही है वीकनेस ऑफ एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड से का मतलब क्या हो रहा है? एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसान का रवैया है ना, उसका तौर तरीका, उसका रवैया, उसको हम लोगों ने यहाँ पर एज अ एटीट्यूड देखा है। तो यहाँ पे इनका कहना है जो एटीट्यूड का वीकनेस है यही यहाँ पर कैरेक्टर को भी वीक कर देता है। समझ रहे हो? यानी कि एक इंसान जिस तरीके से रहता है, जिस तरीके की उसकी थिंकिंग है, जिस तरीके की यहाँ पर सोच है, वही यहाँ पे उसके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। और अगर उस इंसान का जो एटीट्यूड, वही रवैया कमज़ोर होगा तो उससे क्या होगा, वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसकी चॉइस लाइफ में पुअर रहेगी। समझ रहे हैं? वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। भाई उसको देखो, अब यहाँ पे एथिक्स का एक पॉइंट आ रहा है कि अगर उसका वीक रवैया है, वीक एटीट्यूड है, तो उसका कैरेक्टर भी वीक हो गया है। और कैरेक्टर वीक होने की वजह से उसको पता है कि भाई उसके सोसाइटी में या सामने ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन उसको ये डर लग रहा है कि यार मैं कहीं इस बवाल में ना फंस जाऊँ, तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, झमेले में हटो। तो समझ रहे हो? तो वो यहाँ पर मामले को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और उसको दिख रहा है गलत हो रहा है। तो वो ही क्या है, वो वीक एटीट्यूड की वजह से जो कैरेक्टर है वो और ज़्यादा वीक हो रहा है। समझ गए? तो यानी कि जो वैल्यूज़ हैं अपने लाइफ के, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। फिर उसके बाद इसको और किस तरीके से देख सकते हैं, एक पॉइंट और ले सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो एटीट्यूड के अंदर में वीकनेस होती है, इससे क्या होगा, एक इंसान का जो इंटेग्रिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। उसके अंदर की ईमानदारी अगर हम कहें तो उस पर भी फिर उंगली उठने लगती है। उसके अलावा कि मान लो कोई लीडर है, अब यहाँ पे हम एक लीडर का एग्जाम्पल ले लें जिसका बहुत ही ज़्यादा वीक एटीट्यूड है और वो लीडरशिप संभाल रहा है, तो क्या वो लीडरशिप को संभाल पाएगा? नहीं, अपनी लीडरशिप को भी नहीं संभाल पाएगा। उसके अलावा जो टीम है, टीम के मोराल को बूस्ट नहीं कर पाएगा, टीम को इफेक्टिवली यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा पाएगा। समझ गए? क्योंकि वो डरता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है चीज़ के साथ में, रिस्क नहीं ले सकता, कैसे कुछ करेगा। फिर यहीं पर एक एस्पेक्ट और जोड़ सकते हैं, आप थोड़ा सा और डिटेल्स जाएं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिटेल जोड़ सकते हैं कि मान लो कोई इंसान है जिसका वीक एटीट्यूड है, तो क्या करेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागेगा, उसको इग्नोर करेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी के प्रति है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया कि भाई सोसाइटी में इनजस्टिस नहीं होने देना है। समझ गए? देन उसके बाद में और क्या ले सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि मान लो एक इंसान का जो वीक एटीट्यूड है, इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे यहाँ पर
उसका जो कैरेक्टर है वो भी वीक है, लेकिन उस वीक एटीट्यूड की वजह से जो भी चैलेंजेस है उसके लाइफ के अंदर में, है ना, जो भी फेलियर है उसके लाइफ के अंदर में, उससे वो ओवरकम नहीं कर पाता। और लाइफ में आपको पता है फेलियर सबकी ज़िंदगी में होते हैं, चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में होते हैं। जो ओवरकम कर गया वो आगे बढ़ गया, जो ओवरकम नहीं कर पाया वो वहीं पे अटका रह गया या वहीं पे फंसा रह गया। तो सक्सेस, एक इंसान को सक्सेस पाने में यही एक फासला होता है कि कौन गिर के उठ गया। जो नहीं उठा वो पीछे रह गया, जो उठ गया वो आगे निकल गया। तो यही यहाँ पर ज़रूरत है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। फिर एट द लास्ट एक और चीज़ ले सकते हैं कि मान लो यहाँ पर एक वीक जो एटीट्यूड होता है वो क्या करेगा, वो वीक एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपके एथिक्स के अंदर में अड़ेगा। आपका जो यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल है उसमें अड़ेगा। क्या आप चाहोगे, मतलब जैसे हमने देखा हर चीज़, मतलब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो आप चीज़ों के सोचोगे लाइफ में जो आसान चीज़ें हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करना, है ना, आसान चीज़ ज़्यादा प्रेफर करना। भले ही यहाँ पर वो आसान चीज़ आपकी रेपुटेशन को ख़राब क्यों ना कर दे, भले ही वो चीज़ यहाँ पर रिलेशनशिप को ख़राब कर दे, क्योंकि आपने रिस्क लेना सीखा ही नहीं, आपने काफ़ी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही सीखा। समझ गए। और जब ये सब कुछ होगा तो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हमको नजर आएंगे। एक इंसान इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा, देन यही सब चीज़ें उसको पर्सनली और प्रोफेशनली उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पर बिगाड़ने लगती हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और स्पेशली यहाँ पर ये जो कोट है वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसको एज अ मोटिवेशन भी ले सकते हैं, लेकिन यही कोट आपको एथिक्स में हेल्प कर सकता है। यही सिमिलर कोट सीधा ऐसी चिपका के दे दिया जाएगा, लिखो इस पे ऐसे, तो आप समझ गए, और उस पर कितना कुछ लिखना है आप बता सकते हैं। क्लियर। चलिए फिर आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। यहाँ पे बात हो रही है गेटवे एट गैलिथिया बे, द न्यू मेजर पोर्ट कैन बी अ गेम चेंजर। भारत के पास में एक नया 13वां मेजर पोर्ट आ जाएगा, और वो जो 13वां मेजर पोर्ट होगा ये भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि अच्छा रुको, क्योंकि ये नहीं बता रहा है, पहले मैं आपको थोड़ा लोकेशंस वगैरह दिखा दूं ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे हर चीज़ की। जब हम लोग बात कर रहे हैं पोर्ट की, तो सर ये पोर्ट होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझो। पोर्ट मतलब होता है यहाँ पर एक बंदरगाह, एक बंदरगाह जो कि एक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर वो देश व्यापार कर रहा है। तो हर कोई व्यापार करता है। अब यहाँ पर बंदरगाह इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे जो हमारे जहाज़ होते हैं, वो जहाज़ जिस कंट्री के साथ में हम व्यापार कर रहे हैं उस कंट्री तक सामान पहुँचाना, यानी एक्सपोर्ट करना, उससे अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से सामान लेकर आना, तो वो सारा व्यापार जो होता है वो सामान आता है, लोड अनलोड कहाँ पे होता है, वो हमारे पोर्ट पर, बंदरगाह पे ही तो होता है। कुछ इस तरीके का दृश्य आपको यहाँ पे बंदरगाह का देखने को मिलेगा। अब बंदरगाह भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेजर पोर्ट्स और एक होते हैं माइनर पोर्ट्स। नाम से पता चल रहा है, माइनर मतलब छोटे साइज़ के बंदरगाह, मेजर मतलब ह्यूज साइज़ के, ह्यूमंगस साइज़ के जो पोर्ट्स होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब बात आती है माइनर पोर्ट्स के बारे में, तो माइनर पोर्ट्स हमारे पास में बहुत सारे हैं, लेकिन बात आती है जब मेजर पोर्ट्स की तो टोटल अभी तक 12 हैं, और 13वें मेजर पोर्ट पे यहाँ पर काम चल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं गैलिथिया बे के अंदर में जो स्पेशली पोर्ट बन रहा है उसकी। तो खबर तो हमारी यही है ना, जो ये न्यूज़ आर्टिकल आपको दिख रहा है वो यहाँ पर यही बोलता है कि अभी तक जो हमारे देश का 12वां मेजर पोर्ट है वो है कौन सा, कमराझर पोर्ट। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर में है। लेकिन इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट को नोटिफाई कर लिया गया है, और ये 13वां मेजर पोर्ट कहाँ पर है, गैलिथिया बे में। गैलिथिया बे कहाँ है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, है ना, पता है ना, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो लग रहा है उसी के तहत काम भी चल रहा है। ये इंडिया का पोर्शन है, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहीं पर आसपास इस पोर्ट को बनाया जा रहा है। और ये जो पोर्ट होगा ना, ये एक सर्विस देगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली, और ये होगा एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ध्यान से सुनिए, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होएगा ये। अब सवाल ये है कि सर ये ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रांसशिपमेंट मतलब इसको समझना कि मान लो यहाँ पर एक देश है ए और एक देश है यहाँ पर बी, और बीच में एक छोटा सा देश है सी। अब ए और बी आपस में व्यापार करते हैं, तो ए देश से यहाँ पर जहाज़ निकलता है, और ये डिस्टेंस मान लो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, महीनों लग जाते हैं। तो बीच में जहाज़ से सामान वगैरह उतार के दूसरे जहाज़ में लादा जाता है। तो होता यह है, ए कंट्री से जहाज़ निकला सामान लेके, काफ़ी दिनों तक डिस्टेंस तैयार कर चुका है, अब उसको पता है कि मुझे बी तक जाने के लिए जहाज़ बदलना पड़ेगा।
तो जहाज़ बदलने के लिए यहाँ पर क्या होगा, वो इस सी वाले कंट्री में ही आएगा और इसके बंदरगाह पे क्या करेगा, यहाँ के जहाज़ पर वो सामान को लोड कर देगा, फिर ये दूसरा जहाज़ वो सामान लेके इस देश में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है कि भाई अपने जहाँ से यह प्रोडक्ट बना है उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, बीच में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उसको यहाँ पे करना। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जो हम गैलेथिया बे की बात करें ना, वो ये वाला बे है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट फोटो आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों। अब ये गैलेथिया बे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडियन ओशन के अंदर में बड़े रीजन को जोड़ने का काम करेगा। बगल में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और सर यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो सीधा जापान तक जाएगा, चाइना को क्रॉस करके एक बड़ा व्यापार यहाँ से कंडक्ट होता है। और इतना ही नहीं, कोलंबो पोर्ट को भी यहाँ पर ये जोड़ेगा। कोलंबो पोर्ट से सीधा इधर अफ्रीका निकल जाएगा ये। तो ये बीच में अभी तक ये कनेक्टिविटी नहीं थी, तो मान लो कितना दूर रास्ता चलना पड़ता था। अब एक कनेक्टिविटी मिल गई है, किसी शिप को यहाँ से दूर जाना है तो बीच में लोड अनलोड भी करना हो तो वो कोलंबिया से इधर आएगा, गैलेथिया बे में सामान दूसरे जहाज़ में लाद देगा, दूसरा जहाज़ जो है वो सामान लेके निकल जाएगा। तो इससे गैलेथिया बे में जो ये पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहेगा। वर्किंग में रहने के साथ साथ दोस्तों इस पोर्ट की वजह से ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू तो छोड़ो, इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगा इस पर्टिकुलर रीजन में जो आज के समय पर नहीं है। और प्रेजेंस के साथ साथ इस पर्टिकुलर एरिया में एक बड़ी कनेक्टिविटी भी हमारी रहने वाली है, और ये वो रीजन है जहाँ से मैक्सिमम व्यापार होता है। समझ गए? तो गैलेथिया बे के बारे में समझ गए। अब ये जो पोर्ट बन रहा है ये भी समझ गए। अब इस पोर्ट का महत्व क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा, चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस है यहाँ पर इसका सबसे पहला लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जिसके बगल में सिंगापुर, कोलंबो पोर्ट, क्लैंग पोर्ट, बांग्लादेश, म्यांमार के पोर्ट, सभी के बंदरगाह आसपास हैं। चाहे ऊपर म्यांमार की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश का हो गया, म्यांमार का यांगोंग हो गया है, उसके अलावा सिंगापुर हो गया, सबके पोर्ट आसपास हैं दोस्तों। सबसे हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इतना ही नहीं, बोला जाता है ये जो पोर्ट है ये एक ऐसी जगह पर है जहां से बगल में मलक्का स्ट्रेट गुजरता है। अब मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, ये रहा आपका मलक्का स्ट्रेट, हमारा पोर्ट यहीं तो है, यहीं आसपास हमारा पोर्ट है। तो मलक्का स्ट्रेट की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से बोला जाता है केवल मलक्का स्ट्रेट से पूरे दुनिया का साल में 35% व्यापार जो होता है। मतलब मलक्का स्ट्रेट एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का 35% व्यापार जाता है, वो भी पूरे के पूरे साल में। उसके अलावा भारत का जो ट्रांसशिपमेंट आज कार्गो है, यानी कि ऐसे ही बहुत सारा कार्गो होता है जो इंडिया बेचता है, बीच बीच में लोड अनलोड करना पड़ता है। तो 75% इंडिया का जो ट्रांसशिप्ड कार्गो है वो अलग अलग पोर्ट से गुजरता है। कोलंबो पोर्ट से गुजरता है, दूसरे पोर्ट से गुजरता है। अब हमारा पोर्ट खुद का होगा तो हम साल के बेसिस पे बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे। एनुअली 200 से लेकर 220 मिलियन डॉलर्स के आसपास अमाउंट ये हम सेव कर पाएंगे, ये रिपोर्ट्स का कहना है। ये इंपॉर्टेंस होगा गैलेथिया बे का। इससे क्या होगा, ट्रांसशिपमेंट जो कॉस्ट होती है बीच में सामान लोड अनलोड करने का, वो जो कॉस्ट है वो हो जाएगी हमारे लिए बहुत कम। हमारा तो हो जाएगा काम बढ़िया, और इससे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी हमारा प्रेजेंस हो जाएगा मजबूत। और व्यापार को लेकर मैंने बताया इंडो पैसिफिक रीजन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है जहाँ पर ये पोर्ट आपको बीच में देखने को मिलेगा। सिंपल। चलिए अब इस आर्टिकल से हटकर कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पास में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स है, ये हमने डिस्कस कर लिया। 12वां जो मेजर पोर्ट है वो कौन सा है, वो है कामराजर पोर्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु के एन्नौर में लोकेटेड है। आइए मैप देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे मेजर पोर्ट्स का पर्टिकुलर मैप, और ये इस मैप में हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्ट की, यानी एन्नौर के अंदर में जो एक कामराजर पोर्ट है इसकी। समझ गए? अब उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं ये पहला कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है भारत का। ये जो पोर्ट है नाम इसका कामराजर रखा गया है के कामराज के नाम पर, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन है। उसके अलावा तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब देखो एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। खैर 12 मेजर पोर्ट हैं, लेकिन 12 तो मेजर पोर्ट है, 13वां तैयार हो रहा है। लेकिन जो माइनर पोर्ट्स है वही बहुत सारे हैं। 205 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स हमारे पास में हैं, छोटे वाले। और उसके अलावा भारत का मैक्सिमम व्यापार इन्हीं से होता है। आज हमारे पास में जितने भी बंदरगाह हैं भारत के पास में वो हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स में, कोस्टल स्टेट्स जो यहाँ पर समुद्र के किनारे हैं। और 9 कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं, इसमें हमारा केरला है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। लगभग सभी यहाँ पर आप देख पाएंगे इन कोस्टल स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ सभी जगह पर हमारे पोर्ट्स आपको नजर आएंगे। इनमें से जो सबसे बड़ा पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट की बात करेंगे तो मुंबई का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और अब ये पोर्ट्स किसके अंडर में काम करते हैं? जो मेजर पोर्ट्स होते हैं ये कंट्रोल में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के, और जो नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं ये आते हैं हमारे स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के। अब देखो क्या डिफरेंस है, जो मेजर यानी बड़े वाले पोर्ट्स हैं वो हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, जो छोटे वाले पोर्ट्स हैं अलग अलग राज्यों के अंदर में वो हमारी राज्य सरकार के अंडर यानी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। बस इतनी सी कहानी थी, क्लियर हो गया, मज़ा आ गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों ये हमारा प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट होने वाला है, पीआईबी की न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पे बात ये हो रही है एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है नसीम अल बहर एक्सरसाइज। भारत और साथ ही साथ में ओमान की नेवी के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया, ये आप देख पाएंगे। ये कुछ खबरें कवर की गई हैं। आईएनएस त्रिकंड और डॉर्नियम मैरीटाइम एयरक्राफ्ट इन सब ने हिस्सा लिया इस अभ्यास के अंदर में। ये अभ्यास है भारत ओमान की नेवी के बीच का। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ये जो नसीम अल बहर अभ्यास है ये कौन से दो देशों के बीच में होता है? तो ये होता है इंडिया और ओमान के बीच में। पूछा जाएगा इंडिया ओमान के कौन से फोर्सेस के बीच में होता है, तो इन दोनों की नेवी के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। तो यह अभ्यास वैसे कह सकते हैं 13 से लेकर अक्टूबर तक, यहाँ 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक चला है। आज तो खैर हमारा 22 अक्टूबर का दिन भी हो गया है। तो इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट किया भारत की साइड से? आईएनएस त्रिकंड था, उसके अलावा हमारे कुछ दस्तक मारने वाले एयरक्राफ्ट इसमें शामिल थे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ध्यान रखिएगा ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी सन 1993 में यानी 1993 में, और इसके बाद हमारे जो रिलेशनशिप हैं उसको मजबूत करने के ऊपर यहाँ पे फोकस रखा गया। ओमान पहला देश है पूरे के पूरे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर में जिसके साथ में हम इस प्रकार की बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं। ओमान कहाँ पर है? बिल्कुल बगल में, ये आप देख पाएंगे, ये है इंडिया और ये है ओमान। इसके बीच में एक मैरीटाइम बाउंड्री कह सकते हैं, यह है अरेबियन सी। बाकी यहाँ पे ओमान के साथ में जो रिलेशंस है हमारे दोस्तों ऐतिहासिकली भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रहे हैं। बहुत ही मजबूत संबंध हमारे दोनों देशों के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ओमान इसी का हिस्सा है। अगर हम ओमान को हटा दें तो बाकी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। उन मेंबर्स के नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है ये कंडक्ट हो चुका है, 2 फेजेस में ये कंडक्ट किया गया। और सबसे खास बात यह है कि इन अभ्यास की वजह से दोनों देशों के जो हम कह सकते हैं डिफेंस रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। एक दूसरे को यहाँ पर नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो अगर दोनों नेवी आपस में मिली हुई थी तो एक दूसरे के साथ में नई नई चीज़ों को शेयर करती हैं और इस तरीके से अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। समझ गए? चलिए अगली खबर पर आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने, छोटी सी खबर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को भी सीखेंगे। क्या है ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर? ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, लेकिन मेरा काम यह है कि अगर मान लो जैसे आज हमने न्यूज़पेपर कवर कर लिया है, एक आधा आर्टिकल ऐसे रहते हैं कि वहीं मान लो स्किप हो जाए तो वो नेक्स्ट डे पे कवर हो जाए। इस चीज़ को मैं इंश्योर करता हूँ। ऐसा नहीं है छूट गया तो छूट गया, नहीं, एक बार फिर से न्यूज़पेपर चेक कर लिया जाता है। तो इस वजह से न्यूज़पेपर तो आपका द हिंदू का वो कंप्लीट हो जाता है वीडियो के अंदर ही। उसके अलावा अलग अलग छोटे छोटे न्यूज़ आर्टिकल पीआईबी से डाउन टू अर्थ से वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। एक कंप्लीट सोर्स है ये वीडियो। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से और पूछनी है यार, हाँ थोड़ा सा यार मैं आप लोगों का टाइम चाहूँगा, रियली सॉरी, अब जिसको जल्दी वो वीडियो आगे बढ़ा ले, बट आपका थोड़ा सजेशन चाहूँगा मैं। जैसे यार ये लेक्चर आपके सामने जो दिख रहा है ना, इसमें मैं क्वेश्चन वगैरह इंक्लूड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, वीडियोज़ की वजह से मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा लेंदी भी हो जाता है और समय भी बहुत लग जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है सर क्वेश्चन कवर भी कम हो पाते हैं, और दूसरी तरफ मुझे पता है यार क्वेश्चन लगाने में टाइम भी बहुत लग जाता है। तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था कि ऐसा कर लें कि जैसे ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर हो गया आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस का, जिसमें हमने सबको डिस्कस कर लिया, फिर एक और वीडियो कंडक्ट कर लें जिसमें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आज के इस आर्टिकल से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है और इस क्वेश्चन से संबंधित ऐसे प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने पूछा है या ऐसे इस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अगर ऐसा कर लें तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो वीडियो फिर कब आएगा? वो वीडियो शाम में आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने वो वाला तो मिक्स कर दिया, इसके अंदर में कंबाइन कर दिया है जिसके बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो इसको सेपरेट नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, जैसे चल रहा है चलता रहेगा ये वाला जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, तो क्वेश्चन का अगर आप कुछ बताएं तो बताओ, क्योंकि यार टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, सच में बहुत लग जाता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो यहाँ पे चाहता था।
मुझे कई बार खुद कंटेंट रेडी करते करते, मतलब रात से कंटेंट रेडी कर रहे हैं, जगह जगह से अलग अलग आर्टिकल ले रहे हैं, सुबह फिर अखबार आ गया, फिर उसका कंटेंट रेडी किया है, तो ऐसे बहुत टाइम लग जा रहा है ना। तो मैं इस वजह से आप लोगों से पूछ रहा था। तो सेपरेट वीडियो भी चला सकते हैं जहाँ पे हम प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस, इस आर्टिकल से ऐसा सवाल बन सकता है, इस आर्टिकल से ऐसा सवाल बन सकता है, वो भी आपके लिए मैं कर सकता हूँ। चलिए, फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जो खबर है ये बात करता है किस चीज़ के बारे में। एक 16वीं सेंचुरी कॉपर प्लेट है जो रिसेंटली डिस्कवर की है। कहाँ से? तिरुवल्लुर नाम की जो जगह है, स्पेशली तमिलनाडु में, वहाँ से डिस्कवर की गई है। और ये जो कॉपर प्लेट मिली है, इस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। वो फोटो में नहीं लगा पाया, बट वो लिखा हुआ था, आपको भी समझ में नहीं आएगा, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन ये है, ये जो पर्टिकुलर प्लेट है कहाँ पर डिस्कवर की गई? तमिलनाडु में एक गांव है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक मंदिर है, स्पेशली उस जगह पे डिस्कवर की गई है। उस मंदिर का नाम है श्री सिंगेश्वरर टेम्पल। तो ये टेम्पल हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आइए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ श्री सिंगेश्वरर टेम्पल के बारे में। तो ये जो टेम्पल है एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव जी को डेडिकेट किया गया है। ये वो मंदिर आपको देखने को मिलेगा, बगल में इसका फोटो है। यहाँ पर भी वैसे आप लोगों ने इस वाले फोटो को देख लिया होगा। चलिए, ये जो टेम्पल है कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर में, थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी अभी हमने बात की। इस मंदिर को बनवाया गया था आदित्य करिकालन जी के थ्रू, आदित्य करिकालन 2 इन्होंने यहाँ पर बनवाया था। लगभग साल है 976 AD का। ये फादर थे ग्रेट चोल एम्परर राजाराज चोलन के। ठीक है, ये कौन थे जिनकी हम बात कर रहे हैं? आदित्य करिकालन 2, ये फादर थे चोल एम्परर राजाराज चोलन के। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर थंजावुर का एक बड़ा मंदिर बनवाया था। तो ये ध्यान रखना है। अब जिस टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है श्री सिंगेश्वरर टेम्पल, इस मंदिर को बनाया गया है द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भाई बताइए कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है? द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। अब कैसे होता है ये स्टाइल, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस पर्टिकुलर स्टाइल में कुछ इस तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं। द्रविडियन आर्किटेक्चर में दोस्तों सबसे पहले होता है गोपुरम। गोपुरम को हम बोल सकते हैं मेन एंट्री गेट, है ना। बड़ा सा विशाल सा गोपुरम आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से मंदिर में एंट्री होती है। फिर गोपुरम से मंदिर में एंट्री होने के बाद में आगे आते हुए यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे नंदी महाराज का फोटो लगा हुआ है, मतलब स्टैचू बना हुआ है। फिर आगे आते हैं तो ये आता है आपका मंडप। एक हॉल भी है जहाँ पे लोग प्रे वगैरह भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर यहीं से आगे आएंगे तो ये है गर्भगृह, यहाँ पे आप देख पाएंगे शिवलिंग है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा मंदिर है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं सिंगेश्वरर मंदिर, ये भी कुछ इस प्रकार से बना है। जो हमारा सैंक्टम सैंक्टोरम है, सैंक्टम सैंक्टोरम को ही गर्भगृह बोलते हैं, बिल्कुल मेन वाला हिस्सा इस मंदिर का। तो वहाँ पे शिवलिंग है ना। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों इस वाले जो हम मंदिर की बात कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ही है। फिर इस मंदिर के ऊपरी इस वाले हिस्से को बोलते हैं विमान और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं शिखर। अगर ऐसे फॉर्मेट में मंदिर किस कोई बना है तो समझ लेना वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में कवर किया जाता है, या इस वाले पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के तहत इसको रेडी किया गया है, बनाया गया है। सिंपल। चलिए आगे आते हैं अगले एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। नाउ आज का आर्टिकल ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आप कहोगे सर ये वाला आर्टिकल तो कल के अखबार में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे था, तो ये देखो ये तो आज के अखबार में है ना। तो ये हमारा एडिटोरियल भी आप कह सकते हैं। एडिटोरियल से जो पहले वाला पेज आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का, उसी में ये आर्टिकल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है सुनिएगा। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बेसिकली एक ऐसी मीटिंग होती है, वैसे साल में देखने को मिलती है, और इस मीटिंग के अंदर में डिस्कशन होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है या क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उस आधार पे हम देशों ने मिलकर क्या किया है। फिर नए नए वादे होंगे यहाँ पर, जैसा आपने पिछले समिट में पंचअमृत और ये सब सुना होगा कि इंडिया इस चीज़ को अपनाने वाला है, 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करने वाले हैं। ऐसे दुनिया भर के देश अपने अपने प्रॉमिस करते हैं कि हम ये करेंगे पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए। तो अब की बार कोप 29 की मीटिंग होगी, ध्यान रखना। कोप 29 ये अब की बार 29वां कॉन्फ्रेंस होने वाला है COP का। ये कहाँ पे होने वाला है? अजरबैजान के अंदर, बाकू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, फिर बोल रहा हूँ लिख लो, इंपॉर्टेंट है कई सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो COP 29 की बड़ी बैठक होगी अजरबैजान के बाकू में। अब ये मीटिंग कब से कब तक चलने वाली है? 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक ये पूरा मीटिंग चलेगा, जहां पे क्लाइमेट चेंज को लेकर सभी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाले हैं। समझ गए? और यहीं पर क्लाइमेट फाइनेंस की बात भी होने वाली है। फिर उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के बारे में बात होने वाली है कि इंडिया को क्या कुछ करने की आवश्यकता है।
चलिए अब इस पूरे एडिटोरियल को हम तोड़ तोड़ के समझते हैं, आर्टिकल को तोड़ तोड़ के समझते हैं अच्छे से, और कुछ नोट वगैरह भी बन जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये कुछ डेटा है। देखिए जो ये क्लाइमेट फाइनेंस का पूरा इशू है, पूरा जो मुद्दा है ना, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है दुनिया भर में कि भाई टेम्परेचर को काउंटर करना है तो इसके लिए प्रदूषण रोकना होगा, नहीं तो फिर पृथ्वी पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा बुरा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ये सब कुछ चीज़ें हमें लगातार देखने को मिलती हैं, हम इसको पढ़ते रहते हैं। तो बहुत सारे देश आपस में मिलकर क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकें, उसी के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी मीटिंग करते हैं, और इसी मीटिंग के अंदर में क्लाइमेट फिनांस नाम का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। और जो ये कॉन्सेप्ट है फिनांस का, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए बनाया गया? डेवलपिंग नेशंस के लिए। अब आपको पता है दो प्रकार के देश होते हैं, एक होता है आपका डेवलपिंग कंट्री, आईएनजी लास्ट में लगाए, एक होता है डेवलप्ड कंट्री, ईडी लगाए। डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर विकास कर चुके हैं। डेवलपिंग कंट्रीज क्या हैं? जो लगातार अपने आप को ग्रो कर रही हैं और वो भी डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती हैं, विकसित देश बनना चाहते हैं। अब डेवलप्ड कंट्री में यूएसए हो गया या वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्री में जो देश लगातार ग्रो कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर अभी इंडिया भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट फिनांस वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अच्छा चलो रुको, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले बेसिक फैक्ट ये देखिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये मीटिंग कब होने वाली है, नोट में ऐड कर लीजिएगा। 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक ये मीटिंग चलेगी। अजरबैजान के बाकू में ये मीटिंग होगी और यहाँ पे बहुत बड़ा फोकस होगा क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। चलिए अब क्लाइमेट फाइनेंस से फोकस होगा तो आ गए क्लाइमेट फाइनेंस क्या है। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है एक ऐसा फंड क्रिएट कर देना जिस फंड में हम लोग क्या करेंगे, मनी को रेस करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, और वो पैसा कहाँ पे खर्च जाएगा? क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए खर्च जाएगा। लेकिन सर ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसा हम इकट्ठा करेंगे, ये तो समझ में आ गया, इसी को क्लाइमेट फाइनेंस बोलेंगे। लेकिन ये जो पैसा है ये किसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है? ये पैसा इकट्ठा किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, क्योंकि आज के समय पर जितना भी प्रदूषण हो रहा है या जो भी यहाँ पे आप क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखेंगे वो ज़्यादा बड़े देशों पे नहीं हो रहा है। भाई पॉल्यूशन कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, पॉल्यूशन कर रहे हैं बड़े बड़े देश। इतिहास में अगर आप देखोगे आज डेवलप्ड कंट्री जो बन चुके हैं, आज विकसित देश जो हो चुके हैं, इन्होंने बहुत प्रदूषण किया है, और वो प्रदूषण की वजह से जो भारी भरकम इम्पैक्ट है वो फेस करना पड़ता है गरीब देशों को। अफ्रीकन कंट्री से कई सारे लोग हो गए, उनके ऊपर में बुरा असर पड़ता है। भाई ये तो यहाँ पर आप पोल्यूशन कर गए, लेकिन असर डेवलपिंग कंट्री के लोगों को फेस करना पड़ रहा है, लो इनकम कंट्रीज के लोगों को फेस करना पड़ रहा है उसका। तो भाई उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उन लो इनकम कंट्रीज को सपोर्ट कर सके। लेकिन सवाल यह है ये पैसा इकट्ठा होएगा कैसे? इसमें पैसा कौन देगा इतना सारा? तो ये पैसा देने की जिम्मेदारी डेवलप्ड कंट्रीज की होगी, यानी वही हमारी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन देश, इन्हीं सब की हम बात कर रहे हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो सब मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे, फंड इकट्ठा करेंगे। इसमें पैसा जो इकट्ठा होगा वो खर्चा जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रो करने के लिए। इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया क्लाइमेट फाइनेंस का। ये कॉन्सेप्ट लाया कौन? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। समझ गए? ये फंड यहाँ पे इकट्ठा कैसे होगा? प्राइवेट, पब्लिक, ऑल्टरनेटिव जितने भी सोर्स होंगे वहाँ सभी जगह से इस फंड को इकट्ठा किया जाएगा। नाउ इसका मेन पर्पस है क्लाइमेट चेंज को रोकना और अच्छी टेक्निक्स को अपनाना जिससे आगे इस प्रदूषण को ना किया जाए। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, लिखित में प्रोवाइड करवा दिया गया है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो ये पैसा इकट्ठा करेंगी, किसके लिए? डेवलपिंग नेशंस के लिए, ताकि डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें। अब ये डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करवा सके? क्योंकि मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज का जो भुगतान है कर कोई रहा है, भुगत कोई और रहा है। भुगत रहे हैं वो यहाँ पर जितने भी लो इनकम कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वो भुगत कर रही हैं क्योंकि इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर पे असर पड़ रहा है। कई सारी डेवलपिंग कंट्री की जो मेन इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर पे ही चल रही है, तो सर यहाँ पे उनकी इकॉनमी डाउन होगी, है ना। उनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है। इवन यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की साइड से। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यहाँ पर यह मेंशन किया कि लगभग 675 मिलियन लोग ऐसे हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर में जिनके पास में प्रॉपर तरीके से बिजली नहीं है। 2021 में बिजली नहीं थी। तो ये देश वो हैं जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। हमें एक क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी की आवश्यकता है। वो क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी कैसे आएगी? वो सब पैसा यहाँ पर इसी फंड से खर्चा जाएगा। और ध्यान रखिए यहीं पर एक और अग्रीमेंट की बात हो रही है। ये तो क्लाइमेट फाइनेंस क्या है वो हमने समझ लिया। उसके अलावा कोपेनहेगन एकॉर्ड का डिस्कशन भी आर्टिकल में किया गया है
तो कोपेनहेगन एकॉर्ड क्या है? ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो 2009 में किया गया। UNFCCC नाम की जो ये बॉडी है जिसके बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं, ये क्या है? अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था ना इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के 15वें सेशन में यहाँ पे कोपेनहेगन एकॉर्ड को साइन किया गया। जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे, जितने भी विकसित देश थे, बड़े देश थे, उन सब ने एक शपथ ली कि हम सब मिलकर $100 बिलियन एनुअली सालाना यहाँ पर इकट्ठा करेंगे और उस पैसे से मदद देंगे हम अपने डेवलपिंग कंट्रीज को जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन ये केवल और केवल कमिटमेंट रह गया। कोपेनहेगन एकॉर्ड में ये बताया जाता है ये केवल ये वादा करके चले गए। डेवलप्ड कंट्री ने कोई पैसा किसी को नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है। इतना ही नहीं, उसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जो ये डेवलप्ड नेशंस हैं, कई बार यहाँ पर क्या है, ऐसे वादे करके चले जाते हैं, आज तक ये ना फंड इकट्ठा किया है इन्होंने, ना ये फंड दिया है। और फंड अगर दिया है किसी देश को तो उन्होंने लोन के फॉर्म में दिया, और देना चाहिए था ग्रांट के फॉर्म में। ग्रांट क्या होता है भाई? आपको पैसा दे दिया, आपसे वापस नहीं लेंगे। लोन क्या होता है? आपको पैसा दिया और सूद समेत ब्याज के साथ में लेंगे। तो ये तो हरकतें यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री की साइड से दिखाई गई हैं कि भाई कर आप रहे हैं, भुगत ये रहे हैं, आप इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। और इसी बेसिस पे साल 2022 में 69.4% इंटरनेशनल पब्लिक कमिटी फिनांस जो है ये दोस्तों इकट्ठा हुआ लोन के फॉर्म में। आप इमेजिन कीजिए, ये देश दे रहे हैं पैसा, लेकिन डिसाइड क्या हुआ था कि ये ग्रांट देंगे कि हाँ सपोर्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करके देंगे। लेकिन हो क्या रहा है? लोन के फॉर्म में ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर एट द लास्ट यहाँ पे बोला जा रहा है चलो जो भी सब कुछ है ठीक है, अब ये बताओ इंडिया का क्लाइमेट फाइनेंस नीड्स क्या होनी चाहिए? भारत की क्या ज़रूरत है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर? हमें भी बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बहुत सारा पैसा इन्हीं सब चीज़ों में खर्च कर देंगे तो डेवलपमेंट पे कैसे लगाएंगे? हमारा भी टारगेट है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहला टारगेट है हमारा 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को जनरेट करना, ऐसी एनर्जी बनाना जिससे कोई प्रदूषण ना हो रहा हो। 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रोड्यूस करना हर साल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना 2030 तक, ये हमारा मेन टारगेट है। इसके लिए हमें अमाउंट चाहिए, और ये गोल अचीव करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा बताया जाता है 2030 तक। अगर हमें एक रिक्वायर्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाना है जो हमारी आवश्यकता है, उसके लिए लगभग 16.8 लाख करोड़ रुपया चाहिए होगा। और अगर हमें अपनी ज़रूरतमंद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को चलाना है तो उसके लिए 8 लाख करोड़ रुपया चाहिए होगा। और अगर देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल टारगेट्स को पूरा करना है तो उसके लिए हमारे कंज्यूमर्स को, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 16 लाख करोड़ रुपया खर्चना होगा। ये पैसों की आवश्यकता है, इसी के आधार पर कुछ किया जा सकता है। बाकी इंडिया को यहाँ पे लगभग 850, आप इमेजिन करो, 850 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर हमें नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ना है 2070 तक। कहने का मतलब है 2070 के बाद में अगर हमें अपने देश में प्रदूषण को रोकना है, ख़त्म करना है, तो कम से कम 850 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट चाहिए होगा। ये बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो चल क्या रहा है। चलिए, अब बड़ा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, और ऐसा ही एक और आर्टिकल आज आपके सामने प्रेजेंट है। ये भी यहाँ पर एक रेलिवेंट एडिटोरियल है। आज के द हिंदू अखबार में ही ये आर्टिकल प्रेजेंट है, वहीं का आर्टिकल है। तो ये दो राइटर हैं, इन्होंने मिलकर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। अब ये भी यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों एक लॉ के बारे में, एक नियम के बारे में, जिसका नाम है NRL लॉ, यानी नेचर रिस्टोरेशन लॉ। ऐसा ही नियम जो है भारत भी अपना सकता है अगर भारत को इस तरीके से क्लाइमेट चेंज वाले मामले से लड़ना है तो। अब मामला क्या है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जो आज का मेंस का क्वेश्चन है ना, मैं वैसे दे चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में ही, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला मैटर है स्पेशली उसमें, तो उसको ध्यान में रखिएगा, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। बाकी इस आर्टिकल को समझते हैं। राइटर हमारे ये बोलते हैं कि भाई देखो, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, यानी कि जो हमारा ज़मीन है, पानी है, ये लगातार धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। ज़मीन की मिट्टी लगातार सड़ रही है, ख़राब हो रही है, उतनी ज़्यादा उपजाऊपना उसमें नहीं है। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये आज के समय पर दुनिया के सामने बड़ी समस्या है, और कहीं ना कहीं ऐसी समस्या लगातार बढ़ रही है।
और इस समस्या का क्या भारत को असर नहीं देखने को मिलेगा? भाई भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, जोग्राफिकली भी अगर आप देख पाएंगे तो बोला यह जाता है ऑलमोस्ट 30% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो धीरे धीरे करके बेकार हो रहा है, ज़मीन डिग्रेड हो रही है। और आज यहाँ पे इंडिया को ज़रूरत है कि हम भी एक कॉम्प्रहेंसिव ऐसा नियम, ऐसा कानून लेकर आएँ जहाँ पे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। और यहाँ पे एग्जाम्पल राइटर देते हैं कि जब कानून की बात हो ही गई है तो यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने एक कानून अपनाया है जिसका नाम है नेचर रिस्टोरेशन लॉ। वैसा ही लॉ दोस्तों हम भी लेकर चल सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। एक अच्छा मॉडल है ये, और इस मॉडल से क्या होगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस को काउंटर किया जा सकेगा। अब सर ये एनआरएल है क्या? देखिए एनआरएल जो है ये यूरोपियन यूनियन का नियम है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये कब लाया गया था? 17 जून 2024, यानी इसी साल दोस्तों इस नियम को इम्प्लीमेंट किया गया है। इस नियम का मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ है कि जो भी यहाँ पर पूरे यूरोप का इकोसिस्टम है, यूरोप की ज़मीन है, पेड़ पौधे, जानवर, पानी है, उनको रिस्टोर करना। कैसे? भाई पेड़ नहीं है तो पेड़ लगाना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से यहाँ पर इकोसिस्टम की हेल्थ को रिस्टोर करने के ऊपर काम हो रहा है। और ऐसा ही ये जो नियम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन लेकर आया, इसमें यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर मेंबर स्टेट्स ने सपोर्ट किया, प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट मिला। वही काम हमें भी करना होगा। इवन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का जो ये नियम है, इस नियम ने एक गोल सेट किया है कि 2050 तक ये ज़्यादातर अपने ज़मीन को वापस से रीस्टोर कर लेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो आपका एनआरएल है, नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ये यूरोपियन यूनियन के बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर ये बोला है कि आज इनके देश में कई सारे लोग ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट बिल्कुल बेकार है या पेड़ पौधे बिल्कुल ख़त्म से हो चुके हैं। तो फोकस हमारा यही रहेगा कि हम वापस से जंगल को घना और हरा भरा कर सकें, एग्रीकल्चर ज़मीन वापस से लेकर आ सकें, जो हमारा नदियों का पानी है साफ़ सुथरा हो सके। ये हमारा मेन पर्पज़ है। हमारी जो नदियां हैं वो बर्बाद हुई हैं आज के समय पर, तो हम लोग लगभग 25,000 किलोमीटर तक की जो नदियां हैं उसको साफ़ करने वाले हैं, फ्री फ्लो रिवर बनाने वाले हैं, और लगभग 3 बिलियन से ज़्यादा एडिशनल ट्री लगाएंगे 2030 तक। ये बात यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की साइड से बोली गई है कि भाई ये सब काम करेंगे हम अपने इसी एनआरएल नियम के तहत। इतना आपको क्लियर हो गया? अब आगे की बात सुनिए। अब राइटर बोलते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, इंडिया का एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल ये सब केस देखें तो ये क्या बोलता है। देखिए इंडिया भी ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो से गुजर रहा है। अगर कुछ नहीं तो हमारे पास में भी एनवायरमेंटल चैलेंज काफ़ी ज़्यादा भयंकर हैं, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी दैट इज़ इसरो की हम बात कर रहे हैं। इसरो के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो भारत में ज़मीन का जो डिग्रेडेशन है, जो ज़मीन खराब हुई है, हमारी मिट्टी का उपजाऊपना ख़त्म हुआ है, लगातार रेगिस्तान बनती चली जा रही है हरी भरी ज़मीन, ये इंडिया में बड़ा है। इंडिया का ये एरिया ऐसा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें एक शार्प इंक्रीमेंट नज़र आया है। रिपोर्ट ने ये बताया कि भारत के अंदर में जो ज़मीन सबसे ज़्यादा बर्बाद हुई है उसमें आपका गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सभी स्टेट्स प्रेजेंट हैं। इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे ऐसी समस्या गुजर रहा है, और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमने ग्रीन इंडिया मिशन चलाया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाया, बहुत सारी योजनाएं हमारे पास में प्रेजेंट हैं। लेकिन जिस लेवल पर यह प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ये योजनाएं नहीं डील कर पाएंगी, ये राइटर का कहना है। तो इसके लिए देश के स्तर पे ही एक ऐसा यूरोपियन यूनियन की तरह एनआरएल लॉ लिया हो, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम ध्यान देंगे, और लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही क्या करेंगे, अपना एक टारगेट सेट करेंगे कि भैया हाँ 2040 2050 जब तक हमें ये काम करना है, या जब तक हमें मतलब कब तक हमें कितने पेड़ लगाना है या कितना कुछ करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर चलो भारत में ये लॉ आ भी गया तो ये भारत में लॉ दिखाई कैसे पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है अगर हम लॉ लेकर आते हैं तो सबसे पहला कदम हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपना एक एम ये रखना होगा कि भारत में 2030 तक 20% जो हमारी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसको वापस से लेकर आना है। ठीक है, इसमें हमारे जंगल भी हैं, वेटलैंड भी हैं, रिवर भी हैं, इन सब को वापस से ग्रो करना है, इन सब की हेल्थ को वापस से ठीक करना है, जो किया जा सकता है। दूसरा हमारे राइटर ये मेंशन करते हैं कि हमें वेटलैंड रिस्टोर करने होंगे, जितने भी यहाँ पे हमारी नदियाँ हैं, है ना, उसके अलावा जितने भी हमारे झील हैं उनको बचाना होगा। इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, आज सुंदरबन वेटलैंड की बात होती है, चिलिका वेटलैंड की बात होती है, भाई इनकी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है,
क्योंकि चाहे सुंदरबन की बात करेंगे चाहे चिलिका की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता है। कहने का मतलब है ये वो लेक्स हैं जो बहुत सारा कार्बन अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पोल्यूशन को काउंटर करती हैं। और अगर ये लेक्स बर्बाद हो जाएंगी तो कार्बन, ये जो पोल्यूशन है, ये जो गर्मी है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में बनी रहेगी। तो हम इसकी सुरक्षा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इससे हम अपने कार्बन को एनवायरमेंट से कम कर पाएंगे। तीसरा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि हमें अपने देश की बायोडाइवर्सिटी को नहीं भूलना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी यानी पेड़ पौधे जानवर सबकी हम बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को नहीं भूलना चाहिए, एग्रीकल्चर पे काम करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर एक मेन सेक्टर है आज के समय पर हमारे देश के लिए। तो हमें यह सब चीज़ें लेकर चलनी होंगी अपना इस लॉ के अंदर में जो हम इंस्पायर होकर यूरोपियन यूनियन से तैयार कर रहे हैं। चौथा यहाँ पर क्या होना चाहिए? चौथा यहाँ पे है नदियों का रिस्टोरेशन। इंडिया फोकस कर सकता है अपनी नदियों के ऊपर, स्पेशली गंगा, यमुना, इसमें बहुत सारा प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसको यहाँ पे काउंटर किया जा सकता है। पांचवा है हमारा अर्बन ग्रीन स्पेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बेंगलुरु है, दिल्ली है, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। आसपास गार्डन्स है ना, जो फॉरेस्ट है उसको इंक्रीज करना होगा, पेड़ पौधे यहाँ पे लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार बहुत सारी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। और जो बिल्डिंग्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं दोस्तों, इन बिल्डिंग्स की वजह से इस एरिया में गर्मी लगातार ट्रैप हो जाती है, गर्मी यहाँ से निकल नहीं पाती। तो हमें ध्यान देना होगा इन सब चीज़ों के ऊपर में। एयर क्वालिटी जहाँ पे बर्बाद हो रही है उसको काउंटर करना, ये हमारा एक मेन पर्पज़ होना चाहिए। और ये सब तभी होगा जब हम इस नियम को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर एट द लास्ट राइटर मेंशन करते हैं इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स भी हैं दोस्तों इसको रीस्टोर करने के। अब वो बेनिफिट्स क्या है? देखिए, अगर हम ऐसा लॉ लेकर आते हैं तो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। उसके अलावा इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो दुनिया भर में हम बहुत सारा इकोनॉमिक रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं, है ना, बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में अगर हम ये जो खोई हुई ज़मीन है इसको वापस लेकर आ जाएं तो इससे हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, है ना, वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, लोगों को मिलियंस ऑफ जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी। इंडिया अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करेगा। जो हमने टारगेट रखा है गोल नंबर 15 को अचीव करने का, वो हम कर पाएंगे। हम अपने इकोसिस्टम को प्रॉपरली रिस्टोर कर पाएंगे। जो क्लाइमेट चेंज के बुरे इम्पैक्ट्स हैं उसको काउंटर कर पाएंगे। जितनी भी ज़मीन हम खो चुके हैं, जितनी भी यहाँ पर जो हमारी कैपेसिटी है ना, वो सब हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कार्बन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर कर पाएंगे। बड़े बड़े जो अग्रीमेंट्स, बड़े बड़े जो वादे किए हैं, पेरिस एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, उसको हम लोग अंजाम दे पाएंगे। तो धीरे धीरे घड़ी बढ़ रही है, टाइम है ऐसे नियम को इम्प्लीमेंट करने का। इंडिया ये सब कुछ कर सकता है अगर यूरोपियन यूनियन से इंस्पायर होकर इस नियम को लागू कर लेता है तो। समझ गए? ये था हमारा पूरा का पूरा हॉलिस्टिक एडिटोरियल जिसमें ये सब कुछ डिस्कस किया गया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, मज़ा आ चुका है समझकर। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। एक खबर और है, या एक एडिटोरियल आप कह सकते हैं। इस एडिटोरियल को सी राजकुमार साहब ने लिखा है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अब ये सब यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राइटर क्या बोलते हैं ये सुनिए। अभी क्या है भाई, 26 नवंबर आने वाली है, अक्टूबर चल रहा है, एक महीना और 26 नवंबर आ जाएगी। 26 नवंबर को क्या होगा? हमने जो अपना संविधान अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करे हुए 26 नवंबर को लगभग दोस्तों 75 साल हो जाएंगे, तो 75th एनिवर्सरी होगी। तो राइटर यही बोलते हैं भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है, जो संविधान का हमने यूज़ किया है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आज भारत में संविधान की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, है ना। अब राइटर यहाँ पर क्या बोलते हैं ज़रा इसको सुनिए। ये बोलते हैं कि हम लोग हर साल फिर अभी नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारे पास में एक अवसर होता है समझना कि हाँ हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हैं। अब वो वैल्यूज़ को आप समझोगे तो सबसे पहली वैल्यू ये है कि भारत का जो संविधान है ये कब अडॉप्ट किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। समझ गए? एक वो समय था जब भारत में लोगों का इतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं था, लोग केवल 32 साल तक जी रहे थे या 40 साल तक जी रहे थे। आज लोग 70 साल तक जी रहे हैं। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। तो काफ़ी साल हो चुके हैं। तो 75 ईयर्स अभी यहाँ पर पूरा हो जाएंगे इस साल 26 नवंबर को। फिर यहाँ पर ये बोलते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ बहुत सारे हैं इंडिया के प्रति। उन वैल्यूज़ का अगर हम बात देखेंगे तो इंडिया में धीरे धीरे करके दोस्तों इलेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ी पावर्स लोगों को मिलती है, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, डेमोक्रेसी क्या है? लोगों के हाथ में पावर है, लोगों से ही सरकार है, लोग जब चाहेंगे सरकार पलट देंगे, उनके हाथ में है,
उनके वोटिंग पावर में यहाँ पर ये सारा का सारा दम है। उसके अलावा इसी संविधान से लोगों की हक की बात की जाती है। आपके पास में मतलब जो भी यहाँ पे राइट्स हैं, है ना, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन करना, फ्रीडम की बात करना, ये सभी चीज़ों का यहाँ पर दोस्तों जो प्रोटेक्शन है वो हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। जो संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें अपनाई गई हैं जहाँ पे ये लोगों की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है दोस्तों तो ये मदद करता है हमें कई सारी चीज़ों से उभरने में। आज हम देख पाते हैं कि हम फेडरलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं, वही सिमिलर चीज़ ये सब कुछ दोस्तों मैं स्टार्टिंग वाले आर्टिकल में ही आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 मेन पिलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक आपका लेजिस्लेटिव है जो नियम बना रहा है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तीसरा जुडिशरी है जो इसके ऊपर चेक कर रहा है कि ये सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं, सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके अलावा चौथा यहाँ पे आता है हमारा मीडिया, जिसका एक मेन काम होता है। तो ये हमारा 4th पिलर कहलाता है। तो डेमोक्रेसी में ये चारों की चारों चीज़ें सही तरीके से काम करना बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं, मैटर करती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है, डेमोक्रेसी दी है, सेकुलरिज्म दिया है, फेडरलिज्म दिया है, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास में आए हैं। और इसी की वजह से हमारे पास में हर एक रीज़न है कि अब की बार जो 75th ईयर का सेलिब्रेशन होने वाला है, इस सेलिब्रेशन को हम प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करें, अपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को सेलिब्रेट करें, वो यहाँ पर इनका कहना है। ठीक, समझ गए इस बात को। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक छोटी सी खबर है आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में ही, मालदीव से निकलकर ये खबर आई दी है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मुइज़ू साहब ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को। भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मालदीव के अंदर में, ताकि यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट वगैरह है वो मालदीव में भी आराम से हो सके। तो मोहम्मद मुइज़ू ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है कि वो इंडिया का यूपीआई सिस्टम अपने देश में अपना रहे हैं। समझ गए। इससे यहाँ पर यूपीआई सिस्टम उनके देश में आएगा, जिससे यूपीआई ट्रांजैक्शंस इंडिया और मालदीव्स के बीच में यहाँ पर हो सकेंगी। मालदीव्स कहाँ पर है ये आप सभी को पता है, ये है इंडिया, ये श्रीलंका, ये रहा यहाँ पे मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल है माले, बराबर में लेकेडिव सी आपको देखने को मिलेगा, ऊपर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको नजर आएंगे। समझ गए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, अगली इंपॉर्टेंट खबर पर चलते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ थी वो सब मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अब बात आती है यहाँ पर आगे नेक्स्ट आर्टिकल की, तो वो है हमारा यूपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था, ज़रा इसको देखते हैं किस किसने सही अटैम्प्ट किया है। वैसे ज़्यादातर लोगों ने सही अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था रिसेंटली कि जो कलरीपयतु है ये क्या है। तो कलरीपयतु किस चीज़ के लिए जाना जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट है, ध्यान रखिएगा। कलरीपयतु एक प्रकार का मार्शल आर्ट है, ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पहले पूछ चुका है। ठीक है, अब ये मार्शल आर्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? केरला से ओरिजिनेट हुआ है, ध्यान रखिए, है ना। उसके अलावा एक मोस्ट साइंटिफिक मार्शल आर्ट माना जाता है पूरे दुनिया में, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल पावर, डिसिप्लिन, आपकी टेक्निक्स, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट के अंदर में। फिर एट द लास्ट यहाँ पे आपका एक मैप का क्वेश्चन था, और इस मैप के क्वेश्चन में ज़ेलात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको बोला गया था कि मैप में देख लेना। देखा तो नहीं होगा? देखा है? चलो देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। तो देखो, जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होता है, मैंने कई बार आपको बताया, सीधा सीधा आपसे जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये पूछा जाएगा कि भैया बताइए इसकी लोकेशन क्या है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो ज़ेलात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मणिपुर के अंदर में है। मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट आता है तेमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया था 1982 में, और आज के समय पर अगर हम देखेंगे इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर, स्पेशली भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये सेंचुरी आपको नजर आएगी। उसके अलावा इस सेंचुरी की जब बात करते हैं तो एक नदी के बेसिन में ये सेंचुरी आती है, उस नदी का नाम है बैराक रिवर। तो बैराक रिवर जो है, इसका जो बेसिन है दोस्तों, उसी बेसिन में ये सेंचुरी भी कवर हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी झील आपको देखने को मिल जाती हैं जो इस सेंचुरी का हिस्सा हैं। जब बात करते हैं झील की, तो यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट झील हैं। एक है जेलत, दूसरी है यहाँ पर गुइफुआपजी, देन है नराउजी, देन उसके बाद में है त्वांगपोइजी, देन है गोलुंगजी, देन उसके बाद में नापसेमजी। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट 7 झीलें हैं। ये 7 लेक हैं जो सेंचुरी का हिस्सा है। अब क्वेश्चन यह है कि सर इसमें जेलत का नाम पहले दिया है, और वैसे तो 7 झीलें हैं, हमने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी जेलत पे ही रख दिया है।
ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जितनी भी 7 झीलें हैं इसमें से सबसे बड़ी झील झेलद ही है। इसी के लिए यहाँ पर इसी के नाम की वजह से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। यहाँ पे जो जंगल है वो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा और कई सारे प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ जानकारी आपको मिली होगी। आज सेशन थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमने डिस्कस किया है, अपने दोनों एडिटोरियल्स कवर करे हैं। हाँ, एक और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल है सेक्शन 6A को लेकर, तो ये वो हमने परसों ही पढ़ लिया है, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि बार बार पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हम लोग सेशन को करते हैं समाप्त। बाकी आप लोगों से जो फीडबैक्स वगैरह मांगे गए हैं उस टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर, वो अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।